हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में और बिल्कुल लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि क्या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टेट को छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आप बेटा खुद से सोचिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इट मींस ये है, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाना चाहता है तो इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। बाय द गेन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट पे जा सकता है और उस हाई एनर्जी स्टेट को बोला जाएगा बेटा एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो इसका आंसर है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़ के बाहर जा सकता है यदि वो कहीं से एनर्जी ले ले, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तभी वो बाहर जा सकता है। मतलब 60 किलो का पहलवान 70 किलो की में यदि कुश्ती करेगा तो उसको 10 किलो वेट गेन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है और वो इस सेल में आना चाहता है तो खुद से सोचिए, बाहर तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जैसे वो सेल में आएगा तो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, न्यूक्लियस के नजदीक, तो उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी बेटा। उस टाइम पे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी स्टेट हो गई है। एक तो वो एनर्जी लेकर बाहर वाली एनर्जी स्टेट में चला जाए तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और यदि वो इलेक्ट्रॉन बाहर है और अंदर आना चाहता है तो उसको बेटा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। सो बाय लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन डू एनी ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल or lower energy level to higher energy level. That higher energy level is known as excited state and that lower energy level is known as ground state. क्या बोलेंगे बेटा? उसको ground state बोलेंगे। तो let me tell you, जो excited state होती है that is always unstable, क्योंकि भाई यदि आप प्रकृति का नियम है, यदि कहीं पर एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है कंपाउंड। कुछ भी, आपकी एनर्जी ज्यादा तो आप अनस्टेबल हो गई, मेरी एनर्जी ज्यादा तो मैं अनस्टेबल हूं। लो एनर्जी स्पीसीज क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। लो एनर्जी स्पीसीज आर स्टेबल। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांजिशन कर सकता है हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो चलिए स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन थिंग, जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी, एनर्जी स्टेट की कमी थी, वो बोहर मॉडल ने पूरी कर दी है। उसने पार्टिकुलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी के बारे में हमें बता दिया है। किसने? बोहर ने। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी पार्टिकुलर सेल में वो भी बता दिया है। किसने? बोहर ने। अब बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा आया था वो किस तरह से जनरेट हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ली थी? हाइड्रोजन। यहां पर उसको हीट किया था, यहां से लाइट निकली थी, उसको प्रिज्म पे गिराया था, तो यहां पर बहुत सारी लाइंस ऑब्जर्व हुई थी। यहां पर बहुत सारी लाइंस क्या हुई थी? ऑब्जर्व। तो लेट मी टेल यू, आज हम पता करेंगे कि ये लाइनें ऑब्जर्व यहां पर क्यों हुई थी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा। चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए, इस चैम्बर में हाइड्रोजन के तो लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे या लाखों एटम्स होंगे? भाई हजारों लाखों एटम्स होंगे हाइड्रोजन के इस चैम्बर के अंदर, जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला चैम्बर है। आपको ये तो पता ही है, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए, देखते हैं कि क्या होगा। अब तो देखिए बेटा क्या होगा। ये हाइड्रोजन का है न्यूक्लियस, ये इसके अंदर पड़ा हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये बाहर वाली सेल्स हैं, बाहर वाली सेल्स, बाहर वाली सेल्स, बाहर वाली सेल्स, बाहर वाली सेल्स। ओके। अब जैसे इस पे एनर्जी पड़ी बेटा, बाहर से हमने क्या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी थी ना, ये प्लस टर्मिनल, और इधर कौन सा टर्मिनल लगा रखा है? माइनस टर्मिनल।
तो इसको एनर्जी मिली हाइड्रोजन को। तो आप बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा तो एनर्जी तो गेन कर लेगा। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, रिस्पेक्टिवली जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है। यस और नो, समझ पा रहे हो इस बात को? और बाहर की यदि एक और एनर्जी सेल है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन वहां पे भी जा सकता है। डिपेंड करेगा ये इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी गेन करेगा, उस एनर्जी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में चला जाएगा। क्या पता इससे भी अगली एनर्जी स्टेट्स में चला जाए, इससे भी आगे वाली एनर्जी स्टेट में चला जाए, जा सकता है। भाई कहीं पर एनर्जी मिल रही है कि ले लो एनर्जी ले लो, भाई जो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेगा वो उसी हिसाब से चला जाएगा। अब कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो एक है, वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में कैसे जाएगा? भाई हाइड्रोजन के अभी मैंने बोला लाखों एटम्स हैं, लाखों एटम्स। उस लाखों एटम्स में लाखों इलेक्ट्रॉन है, तो लाखों इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेगा, कोई कितनी, कोई कितनी, उसी के हिसाब से अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चले गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो बेटा ये है हमारे पास पहली स्टेट, फर्स्ट। मैं यहां पर लाइनिंग कर दूं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट सेल है। ये सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड सेल है। ये थर्ड एनर्जी लेवल बेटा थर्ड सेल है। ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। ये हमारे पास फिफ्थ एनर्जी लेवल है। ये सिक्स्थ एनर्जी लेवल है। ये सेवंथ एनर्जी लेवल है। ये एट्थ एनर्जी लेवल है। यही है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप बताओ कोई चीज जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल, वो अनस्टेबल तो रहना पसंद नहीं करेगी, वो स्टेबल होगी। तो सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अब अनस्टेबल है, बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट में जो चला गया है, ये कुछ टाइम बाद अपनी एनर्जी को क्या करेगा बेटा, लॉस, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और वापिस आएगा न्यूक्लियस की तरफ, एनर्जी लॉस करके अंदर वाली एनर्जी सेल में आएगा। अब बताइए यदि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू, होता है नहीं होता? न्यू की वैल्यू पुट करिए बेटा सी बाय लैम्बडा, तो यहां से कोई वेवलेंथ तो निकलेगी एच सी बाय ई, बताइए निकलेगी या नहीं निकलेगी? कहने का मतलब ये है जैसे जैसे जो ये बाहर गए हैं इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट में, वो जैसे जैसे अंदर आएंगे ये एनर्जी लॉस करके अंदर आएगा, तो एनर्जी लॉस करेगा। भाई एनर्जी किस फॉर्म में लॉस करेगा? रेडिएशन की फॉर्म में लॉस करेगा ना, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। उस एनर्जी की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस एनर्जी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो बताओ इस वेवलेंथ की कोई लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? बताइए लाइन बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। अब बताइए लाखों एटम्स हैं तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बेटा, क्या भी होंगे? लाखों इलेक्ट्रॉन्स भी। वो हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के अपनी अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, तो उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी तो अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। तो इसलिए वो इतनी सारी लाइनें ऑब्जर्व हुई थी। समझ में आ गया? इतनी सारी लाइनें ऑब्जर्व होने का रीजन क्या था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर कर हायर एनर्जी स्टेट में गया और उस हायर एनर्जी स्टेट में से वो नीचे आया। जब नीचे आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या जिस वेवलेंथ की रेडिएशन मैच करेगी उससे, तो उसी एनर्जी पे क्या बन गई थी? वहां पर लाइन बन गई थी। तो इसलिए बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में हमें इतनी सारी लाइंस ऑब्जर्व हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया? चलें थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आई होप आपको ये क्लियर है कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से आए नीचे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे तो एनर्जी लॉस करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे तो बेटा जिस वेवलेंथ के साथ उसकी एनर्जी मैच होगी उसी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा वो। तो इन एनर्जी स्टेट्स को मैं दोबारा फिर बना लेता हूं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए यहां बना लेते हैं दोबारा, बन गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बात ध्यान से सुन लेना भाई,
मान लीजिए 8वीं सेल में जो इलेक्ट्रॉन गया है ना, 8वीं सेल में जो इलेक्ट्रॉन था, इस तरह से 8वीं सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये न्यूक्लियस, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये पहली सेल में आ गया, एनर्जी लॉस करके कहां आ गया, ये पहली सेल में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चल के कहां आ सकता है, पहली सेल में, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में। और कहां कहां से आ सकते हैं, 7th में से भी आ सकता है फर्स्ट सेल में, है ना, 6ठी में से भी आ सकता है फर्स्ट सेल में, 5th में से भी आ सकता है बेटा फर्स्ट सेल में, 4th में से भी आ सकता है बेटा फर्स्ट सेल में, 3rd में से भी आ सकता है फर्स्ट सेल में, और 2nd में से भी आ सकता है फर्स्ट सेल में। ठीक है, तो बताइए N1 इज इक्वल टू 1 कहां से आ सकता है, N1 इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब जहां वो आएगा इलेक्ट्रॉन, जहां आएगा, तो कहां कहां से आ सकता है। तो N2 क्या क्या हो सकती है बेटा, वो सेकंड सेल से आ सकता है, देखो सेकंड से आ सकता है। N1 में कहां से आ सकता है, 3rd पे से आ सकता है, देखो 3rd पे से भी आ सकता है, 4th से आ सकता है, 5th से, 6th से, 7th से, 8th से, तो 4th से आ सकता है, 5th से आ सकता है, 6th से आ सकता है, 7th से, 8th एंड सो ऑन। इस बात का मतलब समझे बेटा, समझे कि ये हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए हुए हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करके पहली सेल में आकर गिरेंगे, कौन सी सेल में आकर गिरेंगे, पहली सेल में, वो मैंने यहां कर लिए। तो कौन सी सेल में गिर रहे हो बेटा, वो पहली सेल में गिर रहे हैं। अब पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ सकता है बताओ, ये पहली सेल है, दूसरी में से आ सकता है, तीसरी में से, चौथी में से, 5वीं में से, 6ठी में से, 7वीं में से, 8वीं में से आ सकता है। तो उसके लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि जैसे दूसरी में से पहली पे आएगा, तीसरी में से पहली पे आएगा, तो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करेगा, वो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करेगा, तो अलग अलग लाइनें आएंगी। चलो फिर बात कर लेते हैं कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सेकंड सेल में आकर गिरेंगे। बोलो 3rd में से सेकंड में आ सकता है, 4th में से सेकंड में आ सकता है, 5th में से सेकंड में आ सकता है, 6th में से सेकंड में आ सकता है, 7th में से सेकंड में आ सकता है, 8th में से सेकंड में आ सकता है, और कहीं से सेकंड में आ सकता है, सो ऑन। तो बताइए इनके लिए बेटा N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां आकर पड़ेगा, दूसरी सेल में। वो लाइनें ऑब्जर्व करें, तो दूसरी सेल में कहां कहां से आ सकता है बेटा, तो N2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दूसरी सेल में आ सकता है, तीसरी सेल में से, देखो तीसरी में से आ सकता है, चौथी में से आ सकता है, 5वीं में से, 6ठी में से, 7वीं में से, 8वीं में से, 9वीं में से, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन ये बनेगी हमारे पास, गॉट इट। अब बोलो बेटा 3rd सेल में भी तो आ सकता है ना, 3rd सेल में कहां कहां से आ सकता है, 4th से, 5th से, 6th से, 7th से, और 8th से, और आगे 9th से भी आ सकता है ना 4th सेल में। तो बोलिए N1 की वैल्यू अब की बार कितनी आ गई बेटा, 4। कहां कहां से आ सकता है, 5th से, 6th से, 7th, 8th, 9th, 10th, कहीं से भी आ सकता है, यस और नो, सही है, सही है। सॉरी N1 की वैल्यू यहाँ 3 आएगी बेटा, 3, ठीक है। N2 आ जाएगा हमारे पास, N2 आ जाएगा बेटा 4 5 6 7, ठीक है 4। अब बताइए 4th सेल में भी तो आकर पड़ सकता है, 4th में से कहां कहां से आएगा, 5th में से, 6th में से, 7th में से, 8th में से, 9th में से भी आ सकता है ना। तो N1 इज इक्वल टू 4, तो इसमें आ कहां से सकता है, 5 से, 6 7 8 9 कहीं से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है हम यहां पर टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो हमने वो स्पेक्ट्रल लाइन ले ली जो पहली सेल में आकर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे। तो बोलो यहां से भी एनर्जी निकलेगी बेटा, यहां से भी एनर्जी निकलेगी, यहां से भी एनर्जी, यहां से भी एनर्जी, यहां से भी एनर्जी, यहां से भी एनर्जी, इन सारी स्पेक्ट्रल लाइन से एनर्जी एमिट होगी। तो बताइए यदि अलग अलग एनर्जी एमिट होगी तो अलग अलग वेवलेंथ एमिट होगी, अलग अलग वेवलेंथ एमिट होगी तो अलग अलग रेडिएशंस की वो अलग अलग वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्जर्व होगी। फिर बेटा ये जो लाइन है इनको ग्रुपिज्म किया गया, तो जो ये वाली लाइनें हैं, ये वाली, इनको बोलते हैं लाइमन। क्या बोलते हैं बेटा, लाइमन। तो लाइमन किनको बोलेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो फर्स्ट सेल में, और आएगा कहां से, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th से। आने वाली सेल कौन सी, पहली में तो आएगा कहां से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, 5वीं से, तो उसको बोला जाएगा लाइमन। इसको बोला जाता है बेटा बाल्मर। बाल्मर कौन सी होंगी, जहां आएगा वो तो दूसरी सेल, जहां से आएगा वो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कौन सी भी सेल हो सकती है, उनको बोलेंगे बाल्मर सीरीज।
इसको बोलेंगे बेटा पास्चन। क्या बोलेंगे? पास्चन। ठीक है, पास्चन। पास्चन में N1 की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ब्रैकेट। और फिर यदि पांचवी में आता है बेटा, कहां आता है? पांचवी में, यहां यहां यहां, ये ऊपर से, तो इसको बोला जाएगा बेटा पी फंड। क्या बोलेंगे बेटा? पी फंड। तो N1 की वैल्यू कितनी हो? 5th। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। और N2 की वैल्यू क्या आ सकती है बेटा? 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, तो इसको पी फंड बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है, पेपर में कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है? लाइमन के लिए N1 की वैल्यू होती है बेटा 1। देखो 1 कौन सी में आ रहे हैं? 1 में। N2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। बताइए ब्रैकेट के लिए बेटा N1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4। ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4। तो N2 की वैल्यू 4 में कहां से आ सकता है? 5 से 6 से 7 से 8 से आ सकता है ना। देखो 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से 8 से 9 से, कहीं से भी आ सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये 5 ग्रुप बनाए गए थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइनें ऑब्जर्व हुई थी उनकी। इनको याद करने की ट्रिक है बेटा, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर LBP BP, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, मतलब लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। क्या है? पी फंड। आई होप आपको ये क्लियर है कि लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड का क्या मतलब है। और ये बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो ऑब्जर्व हुई थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर, इनके पीछे का रीजन मैंने बता दिया है कि एनर्जी हायर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वापिस आएगा, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी की वेवलेंथ जिस वेवलेंथ के साथ मैच होगी वही स्पेक्ट्रल लाइन वहां पर ऑब्जर्व होगी। तो चलिए ये जो लाइनें ऑब्जर्व होंगी हमारे पास इतनी सारी, इनकी वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया था रिडबर्ग द्वारा। चलिए वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बेटा उस फॉर्मूले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है और ये दूसरी सेल है, और कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो कोई ना कोई एनर्जी की रेडिएशन छोड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी की रेडिएशन छोड़ेगा। तो वो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा? वो बताइए, इस सेल और इस सेल की एनर्जी का डिफरेंस वही तो है। मान लो यहाँ की एनर्जी 40 जूल, यहाँ की एनर्जी बेटा 20 जूल, तो कितनी एनर्जी ये छोड़ेगा? 40 में से 20 घटाओ तो 20 एनर्जी छोड़ेगा ना, 20 जूल एनर्जी छोड़ेगा। तो जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो कैसे निकलेगी? किस सेल से वो आया है, किस सेल में वो आया है, उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही है एनर्जी। तो बताइए, तो जो ये 20 जूल आया इसको बेटा डेल्टा ई बोलते हैं, चेंज इन एनर्जी। चेंज कितना आएगा एनर्जी में? ठीक है, पहले मेरे पास 40 रुपए थे, फिर मेरे पास 20 रुपए हुए गए, तो चेंज कितना है बेटा? 40 माइनस 20, तो कितना है बेटा हमारे पास? 20 आए ना डेल्टा ई। तो चलिए निकालते हैं डेल्टा ई किसके को आएगी हमारे पास? E2 माइनस E1। ओके, E2 मतलब सेकंड सेल की एनर्जी, E1 मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी। चलते चलते हैं, E2 बेटा सेकंड सेल की एनर्जी है हमारे पास। कौन सी सेल की एनर्जी है? सेकंड सेल की एनर्जी। समझ में आ गया? तो बताओ यहां चलें, यहां एनर्जी का फॉर्मूला था, बोर मॉडल से सीख के आए थे। E2 की वैल्यू पुट करते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर, यहां पर जेड स्क्वायर रहेगा, एन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड सेल है ना, तो मैंने लिख दिया N2। N2 का मतलब सेकंड सेल, इसका स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर, गॉट इट। माइनस माइनस E1 की वैल्यू लिखो -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? N1 आ जाएगा ना, N1 का स्क्वायर, गॉट इट। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आई या नहीं आई? अरे भाई सेकंड सेल की एनर्जी में से फर्स्ट सेल की एनर्जी घटा रहा हूं मैं, बस सिंपल है। -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगी बेटा? प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको मैं मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 13.6 कॉमन आ रहा है, तो 13.6 ले लिया मैंने कॉमन। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है बेटा सिस्टम, किस में चल रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आ गया 13.6, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा मैंने जेड स्क्वायर लिख दिया पीछे, जेड स्क्वायर। जेड क्या? एटॉमिक नंबर नहीं रख रहे अभी तक, कौन सा एटम हमें क्या पता इस बात का। तो बताइए 13.6 यहां से कॉमन गया, तो यहां पर क्या बच गया? -1 बाय N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जेड स्क्वायर तो कॉमन निकल के यहां आ चुका है, प्लस 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 प्लस
1/n1 का स्क्वायर। गॉट इट, समझ गए? तो 13.6 दैट इज, प्लस वाले को आगे लिख दूं, माइनस वाले को पीछे लिख दूं, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? ये किसके को लाया बेटा, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन एनर्जी। तो बताइए डेल्टा ई जो चेंज इन एनर्जी, वो खुद भी तो एनर्जी होता है भाई। मेरी 30 किलो जूल एनर्जी थी, फिर 20 किलो जूल एनर्जी रह गई, तो चेंज कितने जूल का हुआ, 10 किलो जूल का ना। तो वो जो चेंज आए वो खुद भी तो एनर्जी है, तो डेल्टा ई खुद भी तो एनर्जी है बेटा। तो डेल्टा ई यदि एनर्जी, तो इसका तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E इक्वल टू एच न्यू। पढ़ा पीछे नहीं पड़ गया यहाँ पर, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी का ही तो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है बेटा, न्यू होता है बेटा C बाय लैम्डा। क्या होता है बेटा न्यू हमारे पास, C बाय लैम्बडा होता है। ठीक है, C बाय लैम्बडा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करें तो H इंटू सी इंटू 1 बाय लैम्बडा। गोट इट, समझ में आ गया? ये थोड़ा सा और इंप्रूव करें इसको, तो नीचे कर रहा हूं मैं इंप्रूव थोड़ा सा, H इंटू सी इंटू 1 बाय लैम्बडा क्या होता है बेटा, न्यू बार। क्या होता है, न्यू बार। तो बताइए ये किसकी वैल्यू आई बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? तो मैं डेल्टा ई की वैल्यू यहां पुट कर दूं यहां पर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा ई H इंटू सी इंटू न्यू बार इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, z स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहां से न्यू बार निकालता हूं, न्यू बार किसके को आ जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय h इंटू में c दैट इज 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, z स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इनटू में z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको बिल्कुल अच्छे से? इसको मैं मिटा दूं यहां से, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, एक बार नहीं नोट किया तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। चलिए भाई मिटा देते हैं। तो कहते हैं कि h की वैल्यू पुट करने के बाद, c की वैल्यू पुट करने के बाद, तो लास्ट में जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा न्यू बार, वो निकल के आ जाएगा बेटा r। देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है। तो मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया इसको, r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इनटू में आ जाएगा बेटा z स्क्वायर। क्या आ जाएगा, इनटू में z स्क्वायर। वेयर r क्या है बेटा हमारे पास, दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, REYD, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको। इसकी वैल्यू होती है बेटा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में यदि मैं बात करूं तो कितनी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास इसकी, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो बताइए बेटा हमारे पास न्यू बार निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब r दैट इज 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, z स्क्वायर। इसी को रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। n1 और n2 को अब दोबारा से समझ लिए क्या है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस सेल से इस सेल में आ रहा है, देखो इस सेल से इस सेल में, तो जहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो तो n1 है, जहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो क्या बेटा, n2 है। तो रट्टा मत लगा ना कि n2 तो सर सेकंड सेल है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर जहां से जहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन n1 है, जिस सेल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा, n2 है। ठीक है, जहां आ रहा है n1, जहां से आ रहा है n2। मान लिया 8वीं सेल से तीसरी सेल में आ रहा है बेटा, ठीक है, तो n1 की वैल्यू हो गई 3, n2 की वैल्यू हो जाएगी 8। 5वीं से दूसरी सेल में आ रहा है बेटा, तो n2 की वैल्यू हो गई 5, n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। बताइए यहां से न्यू बार निकल जाएगा, तो हमें पता न्यू बार तो 1/लैम्बडा होता है, तो ला फिर लैम्बडा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, लैम्बडा। तो इस तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर जो बहुत सारी लाइनें ऑब्जर्व हमने की, तो उसके लिए हम उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ निकल जाएगी तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो एनर्जी निकल जाएगी। आपका जो मन कर रहा है वो आप निकाल सकते हो। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, बोर मॉडल से रिलेटेड अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, लो लेवल न्यूमेरिकल से लेकर आपको कंपटीशन लेवल तक के न्यूमेरिकल्स तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल ये हमारे पास क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला। आर की वैल्यू आप याद कर लीजिए 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास होती है। तो बताइए, मैं कहूं कि आपको बाल्मर
सीरीज के लिए न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ n1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? बताइए n1 की वैल्यू क्या पुट करोगे यहां पर बाल्मर के लिए, मतलब बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहां आता है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। पॉसिबल है तो कमेंट में आंसर करें, करोगे तो हो नहीं, मेरे को पता है इस बात का। तो हाल फिलहाल हमने क्या सीख लिया है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था उसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई थी, उनके पीछे का रीजन हमने पढ़ लिया है, क्यों वो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई, और उन स्पेक्ट्रल लाइन की किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर उनका निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल्स के बारे में और किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके जो दोस्त हैं अलग अलग स्कूलों में बैठे हुए हैं, जो 11th में है, उनको भी केमिस्ट्री में यदि प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। बस इस वीडियो को उनके साथ क्या कर दीजिए, शेयर, क्योंकि हम रेगुलर चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो आपके लिए नहीं, ये सबके लिए वीडियो बन रही है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें जटैन क्लासेस। थैंक यू।